अगर आपकी राजनीति की बात करें तो परिवार में पहले और कोई राजनीति करता था? आम आदमी पार्टी पंजाब में एग्रेसिव है, वो कहेगी पंजाब की सीटें मैं ज़्यादा लोकसभा की हमें लेनी है। ना वो तो ग्राउंड यूपी में, रियलिटीज। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी देखो ये कह सकती ग्राउंड है। रियलिटी जैसी ये हैं। सामने भी आई हैं चीज़ें, जैसे पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया कि इसमें मैं अपने समझौता इतनी जल्दी नहीं कर सकती सीटों के लिए। सबको एहसास है इस बात का, अकेले अकेले हम नहीं जीत पाएंगे और सारे मिलके हम इतनी बड़ी ताकत बनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की टिक नहीं पाएगी। पहले हम सरकारी नौकरी में थे, हरियाणा सिविल सर्विस में था मैं, फिर मैं बाद में IAS में आ गया था। तो उस समय हम नौकरी में आपस में अधिकारी बैठ के बातें किया करते थे कि समाज का बड़ी तेजी से नैतिक पतन होता जा रहा है, ऐसा समाज बनता जा रहा है जिसमें जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसको संभालेगा कौन? और हमारी पीढ़ी ही दोषी है, और आने वाली पीढ़ियों का हम क्या जवाब देंगे? फिर हमारे में से कुर्बानी कौन दे? क्योंकि हम देखते थे कि हरियाणा के हमारे इस हिस्से में कि थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है कि जो सत्ता में रह रहे हैं वो अपने इलाके को ज़्यादा देख रहे हैं, हमारे इलाके की अनदेखी कर रहे हैं। पहले मेरे पिताजी थे, वो नीलोखड़ी से विधायक बने, 3 बार मंत्री भी रहे हरियाणा की सरकार में, चौधरी शिवराम वर्मा। अब ध्रुवीकरण ऐसा हो रहा है, कोई बीच बिचाले का रिजल्ट नहीं आने वाला। रिजल्ट या एकदम इधर का होगा या एकदम उधर का होगा, और पार्टियों को इस बात का एहसास है अकेले अकेले लड़ेंगे तो रिजल्ट खराब रहेगा, और इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे तो रिजल्ट एक तरफा रहेगा। करनाल की सीट तो NCP लेगी, हरियाणा में एक ही सीट लेगी और किसी सीट का क्लेम भी नहीं कर रही अभी। नमस्कार, ITV24 देख रहे हैं आप। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस समय हमारा जो खास प्रोग्राम है ITV24 का, राजनीतिक किस्से। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो है मराठा वीरेंद्र सिंह वर्मा। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो आज हम इनके साथ खास बातचीत रहेगी हमारी, इनके जो राजनीतिक जो आज तक का इतिहास रहा है वो हम आज जानेंगे। तो वीरेंद्र जी, हमारा खास प्रोग्राम चल रहा है ITV24 का, राजनीतिक किस्से जी। तो इसमें थोड़ा सा जो दर्शक है वो ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी राजनीतिक शुरुआत कब से हुई? राजनीतिक शुरुआत वैसे तो बचपन से हर एक व्यक्ति राजनीति में है यहाँ। चर्चा तो करते ही हैं, बिल्कुल, क्योंकि राजनीति हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। पहले हम सरकारी नौकरी में थे, हरियाणा सिविल सर्विस में था मैं, फिर मैं बाद में IAS में आ गया था। तो उस समय हम नौकरी में आपस में अधिकारी बैठ के बातें किया करते थे कि समाज का बड़ी तेजी से नैतिक पतन होता जा रहा है और ऐसा समाज बनता जा रहा है जिसमें जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसको संभालेगा कौन? और हमारी पीढ़ी ही दोषी है, और आने वाली पीढ़ियों का हम क्या जवाब देंगे? तो वो तो हमें कोसेंगे। फिर हमारे में से कुर्बानी कौन दे? बिल्कुल। अब सारे मिलके सलाह करके चलें, ऐसी भी बात नहीं हो पाई। लेकिन फिर हालात बनते हैं, कुछ हालात ऐसे बन गए कि क्योंकि हम देखते थे कि हरियाणा के हमारे इस हिस्से में कि थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है कि जो सत्ता में रह रहे हैं वो अपने इलाके को ज़्यादा देख रहे हैं, हमारे इलाके की अनदेखी कर रहे हैं। और कुछ बातें और ऐसी हो गई जिसकी वजह से हमें नौकरी छोड़ के फिर राजनीति की तरफ मुंह करना पड़ा है, और हमने एकता शक्ति पार्टी बनाई थी। उत्तरी हरियाणा के मुद्दों को लेके वह चले थे, लेकिन लोगों ने बात को समझा भी, उस सीमा तक नहीं समझा कि हम जीत दर्ज कर पाए। तो फिर कमजोर तो हमारा ये इलाका वैसे ही शुरू से था, जीत नहीं मिली तो और कमजोरी में आते गए। पार्टियों का सहारा हमने लिया कि पार्टी के माध्यम से कोई बात बन जाए, लेकिन पार्टियों ने हमारा इस्तेमाल किया, पार्टियों ने किसी ने हमें आगे बढ़ने नहीं दिया। तो अब हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हैं। माननीय शरद पवार जी ने हमें प्रदेश की जिम्मेवारी दी हुई है। इस बार का 2024 का जो चुनाव आएगा, कांग्रेस का और NCP का गठबंधन तो पहले से ही है,
और शरद पवार जी ने हमारे नाम की घोषणा पहले ही कर दी है यहाँ लोकसभा के लिए, और अब गठबंधन में और भी दल आ गए हैं। शरद पवार जी की इस इंडिया नाम के गठबंधन के निर्माण में एक अहम भूमिका रही है और आगे भी वह अहम भूमिका ही निभाने जा रहे हैं। जैसा कि मराठा जी आपने बताया कि उत्तरी हरियाणा को लेकर हमने पार्टी बनाई, वो ऐसा दौर था कि उत्तरी हरियाणा की कोई बात नहीं करता था उस समय में, और सबसे पहले एकता शक्ति ने आवाज़ उठाई, फिर दूसरी पार्टी भी इस तरह की बात करने लग गई, और आज अगर देखा जाए तो सीएम मनोहर लाल खट्टर उत्तरी हरियाणा से है। तो वो शुरुआत एक रंग लाई है, लेकिन एकता शक्ति आगे नहीं बढ़ पाई, पर रिजल्ट सही रहा है। तो आगे क्या देखते हैं इस विषय पर? हम मुख्य रूप से इस बात को लेके चले कि जड़ में क्या है गड़बड़। गड़बड़ ये है, पर्टिकुलरली करनाल लोकसभा तक मैं सीमित रह के बात करूंगा, कि यहाँ से जितने भी प्रत्याशी बनते आए लोकसभा में गए, वो इस जिले के रहने वाले ही नहीं थे, इस लोकसभा के रहने वाले ही नहीं थे, बाहर से आते थे और यहाँ से बन के जाते थे, और इंटरेस्ट तो फिर उनका यहाँ के लोगों में कुछ था नहीं है। तो जैसे आपने हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की बात करी, अब ये भी करनाल के रहने वाले तो ये भी नहीं है, ये भी बाहर के ही हैं। करनाल से एमएलए जरूर बन गए हैं, वो करनाल के लोग सोचेंगे हमने एमएलए इसको इनको बनाना चाहिए था कि नहीं बनाना चाहिए था। तो करनाल की तरफ इनका कोई ध्यान भी नहीं है। ध्यान क्यों नहीं है? क्योंकि ये यहाँ के हैं ही नहीं। इसी बात को लेके एकता शक्ति पार्टी चली थी। तो अब हम वो सीमित दायरे में रह के तो बात नहीं कर सकते। इंडिया गठबंधन है, ये तो देश के मुद्दे लेके चला है, ठीक है ना, किसी क्षेत्र विशेष के मुद्दे लेके नहीं चला है। अब तो देश में लोकतंत्र ही खतरे में हो गया है। उस लोकतंत्र को बचाने के लिए मुख्यतः ये हैं। हर आदमी अपने अपने नजरिए से देखता है। आदमी तो सोचते हैं कि जैसे कि इनको ईडीसीबी का डर है, या ये अपने घबराहट में इकट्ठे हो रहे हैं। बहुत बातें होती हैं। ऐसा आदमी बहुत अभी भी ऐसे हैं जो देश के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। हमने देखा है, और ये जो इंडिया नाम का गठबंधन बना है, ये इसी बात की देन है कि इस समय लोकतंत्र समझिए डगमगाया हुआ है। क्योंकि हमारे जितने भी संवैधानिक संस्थाएं थी, वह सारी की सारी तहस नहस कर दी गई हैं। और वही नहीं, जो आदमी ऊपर बैठे हैं वो डर में हैं, बल्कि मैं कहूँगा आम वोटर भी इस टाइम एक सहम में है। और वोटरों को भी कागजों के चक्कर में ऐसा उलझा के रख दिया कि वो उनको फुर्सत ही नहीं लगती वो किसी और के बात के बारे में सोचें। और किसी ने तो यहाँ तक भी कहा कि ईडीसीबी से तो जो आदमी बड़े बड़े हैं उनके पर कतरे जा रहे हैं, और महंगाई और बेरोजगारी की मार से जो है आमजन के पर कतरे जा रहे हैं। सबको पंगु बना के गुलाम बनाने की तैयारी हो रही है। उसके विरुद्ध ये इंडिया नाम का गठबंधन बना है, ताकि लोग सुकून में आएं, हमारा लोकतंत्र बचे और लोगों को सहूलतें मिलें और देश का विकास हो। तो अभी हमारे में समझिए कि वोटर में इतनी परिपक्वता नहीं है, वो अपने भले बुरे को इतना पहचाने। तंबे और अम्बे तो बहुत ज़्यादा समय गुजर लिया। वोटर पहले से मैं समझता हूँ ज़्यादा जागरूक भी हुआ है, क्योंकि एक नई पीढ़ी भी आ गई है। वो भी अपना देख रही है कि भाई हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित रहेगा। तो इतनी बात मैं समझ रहा हूँ कि बहकाया जा सकता है, लेकिन बहकाया भी एक सीमा तक ही जा सकता है। अब लोग उस सीमा को ये सरकार पार कर चुकी है कि काट के आंडी एक ही बार चढ़ती है, और ये तो 2 बार चढ़ ली। ठीक है ना, आगे चलने वाली नहीं है ये बात। और इस बार 2024 के चुनाव में बदलाव निश्चित है। तो आप संघर्षरत पार्टी में हैं, पहले बीएसपी से आपने चुनाव लड़ा तो कड़ी टक्कर दी। आज एनसीपी को कितना हरियाणा में देख रहे हैं कि कितना
लोग नहीं, चुनाव करेंगे एनसीपी हरियाणा में, क्योंकि हमें तो 1 साल ही हुआ अभी। 1 साल में हम जितना कर सकते थे उतना हमने किया है। हमने उत्तरी हरियाणा के ज़िलों में थोड़ा संगठन को खड़ा किया है। करनाल लोकसभा में थोड़ी सी मजबूती हम लेके आए हैं, और अब लोकसभा चुनाव तक तो हम 1 लोकसभा तक ही सीमित हैं। आगे विधानसभा चुनाव आएंगे, उस समय हम अपना विस्तार करेंगे। तो हरियाणा में तो सारे मिलके चलेंगे, सारे मिलके चलेंगे, और ऐसा ही गठबंधन हो सकता है विधानसभा में भी रहे, मिलजुल के सब की फिर सरकार बनेगी। अगर आपकी राजनीति की बात करें तो परिवार में पहले और कोई राजनीति करता था? परिवार में पहले मेरे पिताजी थे, वो नीलोखड़ी से विधायक बने, 3 बार मंत्री भी रहे हरियाणा की सरकार में। और एक बार नाम दर्शकों को बता दीजिए। नाम चौधरी शिवराम वर्मा थे। 3 बार विधायक रहे। 3 बार विधायक रहे, मंत्री बने हरियाणा सरकार में। और कौन सी लेकिन हम उनकी विरासत के तौर पे राजनीति को नहीं संभाल रहे। हम तो एक अपने मुद्दे लेके चल रहे हैं, ये नहीं कोई भी परिवार की विरासत को लेके चल रहे हैं। हम हमारे अपने मुद्दे हैं, अपने इश्यूज हैं, उनमें लोगों में जागरूकता ला रहे हैं। लोग जागे भी हैं। अभी मैंने आपको बताया था 7 भी लोगों ने दिया, लेकिन जीत तक नहीं हम पहुंच पाए। तो माननीय शरद पवार जी की अब जो हमें एक मार्गदर्शन मिला है, इनका नेतृत्व मिला है, तो अब हम लगता है आगे जीत भी दर्ज करेंगे और समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम भी कर सकेंगे। तो जैसे इंडिया संगठन बना है, पूरी महागठबंधन बना है, तो उसको लेके क्या कहीं लगता है कि जब सीटों की बारी आएगी, बंटवारे की बारी आएगी, तो कहीं ना कहीं पार्टियां कुछ ऐसा कह सकती है कि हमारी अनदेखी हो रही है, तो टूट सकता है गठबंधन? नहीं, गठबंधन के टूटने का कोई आसार नहीं है, क्योंकि इस स्थिति तक लोकतंत्र के खुर्द-बुर्द होने की बातें जा चुकी हैं कि सबको सामने साफ दिखने लग गया कि अगर इस चुनाव में भी उकचुक हो गई तो आगे संभावनाएं ऐसी बन रही हैं कि चुनाव फिर ना भी हो, बहुत बदलाव आ जाएंगे फिर। क्योंकि कई पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी पंजाब में एग्रेसिव है, वो कहेगी पंजाब की सीटें मैं ज़्यादा लोकसभा की हमें लेनी है ना, वो तो ग्राउंड रियलिटीज। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, देखो ग्राउंड रियलिटीज ऐसी हैं। सामने भी आई है चीज़ें, जैसे पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया कि इसमें मैं अपने समझौता इतनी जल्दी नहीं कर सकती सीटों के लिए। ग्राउंड रियलिटीज ऐसी हैं, सबको एहसास है इस बात का, अकेले अकेले हम नहीं जीत पाएंगे, और सारे मिलके हम इतनी बड़ी ताकत बनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं टिक नहीं पाएगी। इस बात का पता है बिल्कुल। अब ध्रुवीकरण ऐसा हो रहा है, कोई बीच बिचाले का रिजल्ट नहीं आने वाला। रिजल्ट या एकदम इधर का होगा या एकदम उधर का होगा, और पार्टियों को इस बात का एहसास है अकेले अकेले लड़ेंगे तो रिजल्ट खराब रहेगा, और इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे तो रिजल्ट एक तरफा रहेगा। तो इसलिए इस बात का कि भाई पंजाब की बात करिए आपने और दूसरे राज्यों की बात करिए, सबको पता है अकेले अकेले का कुछ नहीं, इकट्ठे मिलके ही हम चलेंगे तो बहुत बड़ी कामयाबी को हम प्राप्त होंगे। तो आपको लगता है कि जैसे करनाल की सीट जो है वो एनसीपी को मिलेगी? नहीं, इसके बारे में तो माननीय शरद पवार जी मार्च में ही घोषणा कर गए थे। उस टाइम कांग्रेस का एनसीपी का तो गठबंधन था। मंच से उन्होंने ये भी कह दिया था कि दूसरे और जो दल आएंगे इस गठबंधन में उनको मनाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे, खुल के तो बात कह दी, पब्लिकली कह दी, सारे मीडिया में आ गए अगले दिन। तो करनाल की सीट तो एनसीपी लेगी, हरियाणा में 1 ही सीट लेगी, और किसी सीट का क्लेम भी नहीं कर रही अभी। तो बहुत अच्छा। तो ये थे हमारे साथ मराठा वीरेंद्र वर्मा, जो कि एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और दावा भी कर रहे हैं करनाल की सीट से, लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का। तो हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। देखते रहिए ITV 20।